हेलो साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त, जानदार, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस पढ़ रहे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में क्या पढ़े थे? बिलियन। बिलियन में कल हम लोग क्या पढ़े थे? राउल्ट का नियम, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आदर्श अनादर्श बिलियन। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और उसके आगे अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे। कितने अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डालेंगे हेडिंग क्या? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं? वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम को आप लोग को हम कल बढ़िया से एकदम एक्सप्लेन बढ़िया से एकदम एक्सप्लेन किए थे कल। तो राउल्ट का नियम तो आप लोग को पता होगा। तो आदर्श विलयन वही होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन कहते हैं। इसे लिखेंगे कैसे भी देख लेते हैं हम लोग। वह विलयन जो राउल्ट का नियम राउल्ट का नियम का पालन करता है। राउल्ट का नियम का पालन करता है, क्या आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक, किसे कहते हैं? वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करके आदर्श विलयन कहलाता है। जो भी विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो मेरा आदर्श विलयन कहलाएगा। आदर्श विलयन में आगे लिखेंगे आदर्श विलयन। क्या? आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन में ऊष्मा व आयतन, आदर्श विलयन ऊष्मा व आयतन पर आयतन परिवर्तन नहीं दिखाता है। नहीं दिखाता है। ठीक है। वह विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। आयतन परिवर्तन व उसमें परिवर्तन आप लोग 11th में पढ़े होंगे। तो आदर्श विलयन आयतन परिवर्तन व ऊष्मा परिवर्तन दोनों को नहीं दिखाता है। ये एक जैसे गुणों और संरचना वाले पदार्थ मिलकर बनते हैं। क्या? ये एक जैसे गुणों और संरचना एक जैसे गुणों और संरचना वाले यौगिक को मिलने पर आदर्श विलयन बनते हैं। इसे लिखेंगे ये एक जैसे गुणों व संरचना वाले
पदार्थ मिलकर बनाते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसे एक बार फिर से हम बता रहे हैं। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वह हम लोग का क्या कहलाता है? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन जो होता है वह ऊष्मा और आयतन परिवर्तन को प्रदर्शित नहीं करता है, और ये एक जैसे गुणों वाले व संरचना वाले पदार्थ को मिलकर ही आदर्श विलयन बनाते हैं, मिलकर ही बनाते हैं। अब उदाहरण में क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे हम क्या, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब लोग आप लोग आगे पढ़ेंगे। हेक्सेन, हेप्टेन, जैसे बेंजीन का जो होता है संरचना और गुण, और टॉलुइन का जो संरचना और गुण होता है वो लगभग बराबर होता है। तो एक हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन नहीं बेंजीन, और प्लस में टॉलुइन, टॉलुइन। और दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? दूसरा उदाहरण हो जाएगा हेक्सेन, हेप्टेन। क्या? हेक्सेन, हेप्टेन, ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया आदर्श विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन हम लोग का जो आदर्श विलयन होता है उसमें और आयतन परिवर्तन नहीं दिखाता है। ये एक जैसे गुणों और संरचना वाले पदार्थ, इसलिए हम इतना बार मतलब रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग को क्लास में ही याद हो जाए। इसलिए इतना बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग को सिर्फ बाद में 1 से 2 बार पढ़ना पड़े और आप लोग को याद हो जाए। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? बेंजीन, टॉलुइन। जैसे बेंजीन का भी संरचना, बेंजीन का हम लोग का ये होता है ना, आप लोग आगे चल के यही पढ़ेंगे। ये हमारा बेंजीन होता है, प्लस में ये मेरा टॉलुइन होता है। तो संरचना एक ही जैसे, गुण भी इनका लगभग एक ही तरह होता है, एक जैसे मिलता है। ये मेरा बेंजीन होता है तो ये मेरा टॉलुइन होता है। इनका संरचना एक ही प्रकार है। ये बेंजीन के ऊपर CH3 लग गया, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर कुछ नहीं। तो ज्यादातर माना जाता है कि इन लोगों का जो संरचना है एक ही जैसा होता है और इनका गुण भी ज्यादा से ज्यादा मिलता रहता है, इसलिए इनका गुण और संरचना एक जैसे। और हेक्सेन, हेप्टेन को तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि 10th में आप लोग IPC का नाम में पढ़े होंगे। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। क्या? अनादर्श विलयन। बस इसी का उल्टा करके लिखना है हमें। जहां पर यहाँ पर होता है यहाँ पर नहीं होता, जहां पर यहाँ पर नहीं होता यहाँ पर होता है। तो लिखेंगे वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। क्या? अनादर्श विलयन कहलाता है। क्या? अनादर्श विलयन कहलाता, विलयन कहलाता है, कहलाता है। ठीक, जानते हैं कैसे? अब सेम जहां यहाँ पर हाँ होता है यहाँ पर ना होगा, और जो यहाँ पर नहीं होता है और इसमें हाँ होता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अंतर है। खाली बस ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आप लोग से बन जाएगा। इसके बाद इसमें क्या होता है? आदर्श विलयन में ऊष्मा और आयतन परिवर्तन नहीं दिखाता, लेकिन इसमें दिखाता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? अनादर्श विलयन में, अनादर्श विलयन में आयतन व
ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन नहीं दिखाता, इसमें दिखाता है। ठीक, दिखाता है, दिखाता है। ये विभिन्न प्रकार के गुणों और संरचना वाले पदार्थों से मिलकर बनते हैं। ये विभिन्न प्रकार वाले गुणों व संरचना, ये विभिन्न प्रकार के गुणों व संरचना वाले पदार्थ मिलकर, क्या मिलकर बनाते हैं। ठीक, बनाते हैं, यही होता है। ये मेरा अनादर्श विलयन हो गया, आदर्श विलयन। और इसमें उदाहरण क्या होगा देख लेते हैं। जैसे में इसमें क्या लिखेंगे, पहला तो जैसे में लिखेंगे अल्कोहल। हाँ, वही अल्कोहल जो आप देखते हैं सड़कों पर, वही अल्कोहल। क्या होता है उसका सूत्र, C2H5OH, और इसमें मिला देंगे जल। वे मेरा समान थोड़ी सूत्र है, खाली ये अलग होता है, ये अलग होता है, लेकिन के अणु इसकी में जाकर घुल जाते हैं, इसलिए ये हम लोग का ऐसा हो जाता है। एक तो और लिख लेते हैं हम लोग, क्या HNO3 प्लस H2। दो ठो उदाहरण हो गया, दो इसका उदाहरण, दो इसका उदाहरण। ठीक, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते रहे। देखिए, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, जो राउल्ट का नियम कल आप लोग को हम बताए थे, क्या क्या करता है, वाष्पशील पदार्थ होता है, जो विलयन के कुल वाष्प दाब होते हैं और उनके जो अवयवों के वाष्प दाब होते हैं, वो अवयवों के जो वाष्प दाब उनके योग के बराबर होता है कुल वाष्प दाब के, और जो उनके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब होते हैं वो मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होते हैं। अगर यदि इन नियमों का पालन ये विलयन कर रहा है तो मेरा आदर्श विलयन होता है। और अनादर्श विलयन, वही जो नियम आपको हम बताए हैं वो अगर नहीं पालन कर रहा है उसका, तो मेरा अनादर्श विलयन होता है। आदर्श विलयन में मेरा ऊष्मा और आयतन परिवर्तन नहीं दिखाता, लेकिन अनादर्श विलयन ऊष्मा और आयतन परिवर्तन दोनों दिखाता है, प्रदर्शित करता है। और इसमें एक जैसे गुण और संरचना वाले एक ही प्रकार के गुण, और जैसे टॉलुइन का जो संरचना होता है और बेंजीन का एक ही जैसा माना जाता है, और इनके जो गुण भी होते हैं वो भी लगभग समान ही होते हैं। तो इसलिए एक जैसे गुण और संरचना वाले पदार्थ मिलकर बनाते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के गुण, जैसे अब यहाँ पर एल्कोहल का कोई मेल नहीं है, H2 और एल्कोहल का ना संरचना से ना सूत्र से कोई मेल नहीं है, ना HNO3 से और H2O से भी कोई मेल नहीं है, इसलिए मेरा अनादर्श विलयन है और ये आदर्श विलयन है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार। इसमें क्या क्या होता है उसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्या अनादर्श विलयन के प्रकार, इसे मिटाते हैं। क्या आप डालेंगे हेडिंग, अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार। अब अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं? अनादर्श विलयन मेरे दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक अनादर्श विलयन और दूसरा ऋणात्मक अनादर्श विलयन। क्या यह मेरा दो प्रकार का होता है। यह है, ये पर लिख देते हैं इसे, अनादर्श विलयन दो प्रकार
के होते हैं। ये आप लोग की जानकारी के लिए बता देते हैं, ये पेपर में बहुत कम ही पूछता है, रेयर केस में बहुत पूछ लेता है। आप लोग की जानकारी के बारे में हम बता दे रहे हैं इसलिए थोड़ा से। तो पहला क्या होता है, धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन। पहला धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन। पहले इसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक और जो प्रकार का होता है, जो यहाँ पर धनात्मक होता है वहां पर ऋणात्मक होगा, वहां ऋणात्मक विचलन। पहले इसे हम लोग समझते हैं, ये होता क्या है। इसमें जो होता है ये हम लोग को ठंड विलयन प्रदान करता है। जब हम लोग को धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन होता है, ये हम लोग को क्या करता है, बस मेन पॉइंट, थोड़ा मेन पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। यह ठंड विलयन प्राप्त करता है। क्या करता है, इससे हम लोग को यह ठंड विलयन प्राप्त होता है, इससे हम लोग को ठंड विलयन प्राप्त होता है। क्या यह ठंड विलयन, इससे ठंड विलयन या यह ठंड विलयन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है, या इससे ठंड विलयन प्राप्त होता है, इससे ठंड विलयन प्राप्त होता है। और जो इसमें डेल्टा एच, आप लोग जानते हैं डेल्टा एच, 11th में पढ़े होंगे, और डेल्टा बी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कि 11th बर्बाद करके आए हैं, हाँ? इसमें जो होता है डेल्टा एच को हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन, और डेल्टा बी को क्या कहते हैं, आयतन परिवर्तन। लिख देते हैं यहाँ पर, एंथैल्पी परिवर्तन, और ये होता है आयतन परिवर्तन। लिख दे भाई, आयतन परिवर्तन, ठीक। आप लोग इसे 11th में पढ़े होंगे। और जो मेरा ये एंथैल्पी परिवर्तन होता है, ये हमारा क्या ऐसा होता है, धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक। और जो हम लोग का ये आयतन परिवर्तन होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। क्या होता है, धनात्मक ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इतना मेरा पहला प्रकार जो होता है, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, यह इससे हम लोग को ठंड विलयन प्राप्त होता है। इसका जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो हमें धनात्मक मिलता है, और धनात्मक देखने को मिलता है, धनात्मक मिलता है। और जो आयतन परिवर्तन होता है वो भी धनात्मक होता है। इसका उदाहरण हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, इसमें से जो हम लोग को एक वहां पर दो उदाहरण लिखा है, तो उसमें से एक उदाहरण लेंगे। इसमें से पहला उदाहरण हो जाएगा C2H5OH। इसका क्या नाम है, बताइए, कितना कार्बन है, 2। आप लोग बताइए, इसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं, मेथिनॉल है, ठीक, हाँ, एथिनॉल है, एथिनॉल है। और प्लस में H2O, क्या हो गया, प्लस में H2O। अब हम दूसरा प्रकार क्या होता है उसे देख लेते हैं। बस सेम इसी का उल्टा होता है। क्या, जो दूसरा प्रकार होगा सेम इसी का उल्टा होता है। आप लोग साथ साथ नोट्स तैयार करते जाइए, क्योंकि एक सीरियल वाइज से आप लोग को हम लिखा रहे हैं, साथ साथ नोट्स हमारे साथ तैयार करते जाइए, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या दूसरा क्या लिखेंगे, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग।
हम लोग को इसमें ठंड विलयन प्राप्त हो रहा था, इसमें हम लोग को गर्म विलयन प्राप्त होगा। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक प्राप्त होता था, इसमें ऋणात्मक परिवर्तन प्राप्त होगा। इसमें आयतन परिवर्तन धनात्मक प्राप्त होता था, इसमें ऋणात्मक प्राप्त होगा। लिखेंगे कैसे? इससे गर्म विलयन प्राप्त होता है, ठीक। और इसमें जो हम लोग का डेल्टा एच होगा, अब यहाँ पर हम लोग को आप लोग का नाम लिख के, कि यहाँ पर आप लोग का नाम हम लिख दिए, यहाँ पर जो नाम होता है डेल्टा एच डेल्टा बी का नाम लिख दिया। अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट वैसे लिख देंगे, ठीक। ये जो हम लोग को प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी निगेटिव। और ये भी हम लोग को ऋणात्मक में यानी निगेटिव। इसका उदाहरण क्या होगा? HNO3 प्लस H2, ठीक। सेम एक प्रकार का ये याद कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जहाँ पर यहाँ पर ठंड होता था, यहाँ पर गर्म होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है, और फिर यहाँ पर निगेटिव होता है। इसका उदाहरण ये होता है, इसका उदाहरण ये होता है। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है, कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? अब अणु संख्या गुणधर्म। इसे मिटाते हैं, साथ साथ नोट्स तैयार करते चलिए। आप लोग का एकदम मस्त नोट तैयार हो जाएगा और याद होता है, क्योंकि हम 1 2 3 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं, ताकि आप लोग को याद भी साथ साथ होता रहे। ध्यान से सुनिए आप लोग। क्या हेडिंग डालेंगे? अब अणु संख्या गुणधर्म। ये क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं अभी। अणु संख्या गुणधर्म, ये क्या होता है? किसी विलयन में, किसी विलयन का वह गुण, किसी भी विलयन का वह गुण जो विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे, उसकी प्रकृति पर निर्भर ना करे। किसी भी विलय पदार्थ, कोई भी विलयन हो गया, कोई भी विलयन का, किसी भी विलयन का किसी भी विलयन का गुण, जो किसी विलयन का जो गुण है, यदि किसी विलयन में ऐसा गुण पाया जाता है जो विलय के मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे, ना कि उसके प्रकृति पर निर्भर करे, ठीक, वो हम लोग का क्या कहलाता है? अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या? किसी भी विलयन का, कोई भी विलयन होगा, यदि उसमें ऐसा गुण पाया जाता है कि वह विलय पदार्थ की प्रकृति पर नहीं निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, तो हम लोग को क्या कहलाएगा? अणुसंख्यक गुणधर्म। लिखते कैसे हैं इसे भी देख लेते हैं। किसी विलयन का वह गुण जो विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। क्या? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। इसमें एक नोट लिख लेंगे हम
आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है उसमें पूछ सकता है। नोट, इसमें नोट क्या लिखेंगे? अल्पसंख्यक गुणधर्म में अल्पसंख्यक गुणधर्म विलय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, एक बार फिर से बता रहे हैं, किसी भी विलयन का वह गुण जो विलय पदार्थ की किस पे निर्भर करता है? विलय पदार्थ किस पे निर्भर करता है? विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर। जैसे प्रकृति अम्लीय हो गया, क्षारीय भी हो सकता है, तो प्रकृति हो गया, उसका कोई प्रकृति हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उस पर निर्भर ना करे, वो उसकी मात्रा पर निर्भर करे, कितना मात्रा है, 200 kg या 500 kg, कितना मात्रा है उस पर निर्भर करता। तो हम लोग को क्या कहलाता है? अल्पसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। और अभी कितने प्रकार का होता है, हमारे सिलेबस में कितना है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक गुणधर्म। क्या हेडिंग डालेंगे? महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक गुणधर्म। हम लोग 4 टूर पढ़ेंगे जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में बनता है, क्वेश्चन भी आता है, सब कुछ यहाँ से आता है। हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक गुणधर्म। ठीक, तो पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये राउल्ट के नियम से चुराया गया है। ये जो हम लोग को फार्मूला आएगा, ये ऐसा मान लीजिए राउल्ट के नियम से चुराया गया, क्योंकि जो राउल्ट के नियम में हम लोग फार्मूला प्रूव नहीं किए थे, कौन सा, जिसमें एक वाष्पशील होता था और एक अवाष्पशील पदार्थ होता था, वही वाला फार्मूला यहाँ पर आएगा, वही वाला फार्मूला ही है यहाँ पर। ठीक, तो ऐसा मान लिया जाता है कि हम लोग को राउल्ट के नियम से नियम चुराया गया है। ठीक, दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? क्वथनांक में उन्नयन। क्या? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, अरे यार ये गलत, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा क्या होगा? हिमांक में अवनमन। ठीक, चौथा प्रासरण दाब। इसी में एक आएगा उत्क्रमण प्रासरण, जैसे आरओ, जिसे आप लोग आरओ की पानी नहीं पीते हैं, वो वाला आएगा। कैसे फिल्टर होता है आरओ का पानी, जो आरओ का पानी होता है वो फिल्टर होके तो आता है, कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे इसी में। ये हम लोग को अल्पसंख्यक गुणधर्म हो गया। और अल्पसंख्यक गुणधर्म जो
विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, अणुओं के गुणधर्म कहलाता है। विलय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। महत्वपूर्ण गुणधर्म वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये हम लोग को राउल्ट के नियम से ही मिलेगा, राउल्ट के नियम से ही आएगा ये, ठीक। ये राउल्ट के नियम ही है हम लोग कहेंगे। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, पराशर दाब, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोग रहने देंगे, कल इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, हिमांक में अवनमन क्या होता है, पराशर दाब में क्या होता है। तब हम उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहद अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इस पे लगातार आप लोग को क्लास देखने को मिलेगा। धन्यवाद।